नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलो अप लेकर मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे आपको जनता रिपोर्टर। ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच विवाद लंबे समय से जारी है और इस विवाद को बढ़ावा देने का काम गाजियाबाद की घटना ने किया। दरअसल गाजियाबाद में बुजुर्ग के साथ हुई मारपीट मामले में ट्विटर समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ट्विटर पर यह एफआईआर धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में दर्ज की गई। वहीं आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने भी ट्विटर पर कड़ा एक्शन लेते हुए ट्विटर की कानूनी सुरक्षा खत्म कर दी। आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद का कहना है कि ट्विटर को आईटी नियम मानने के लिए कई समय दिया गया, लेकिन ट्विटर ने अभी तक आईटी नियम का पालन नहीं किया। ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच तकरार अपने चरम पर है। दरअसल गाजियाबाद में बुजुर्ग के साथ हुई मारपीट मामले में पुलिस ने ट्विटर समेत 9 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और ये एफआईआर बुजुर्ग के साथ हुई मारपीट मामले की सांप्रदायिक रंग देने के आरोप में की गई है। ट्विटर पर आरोप है कि उसने गलत तरीके से ट्वीट को हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और इस बीच आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने भी ट्विटर पर कड़ा एक्शन लेते हुए ट्विटर की कानूनी सुरक्षा खत्म कर दी है। रविवार आपको बता दें कि रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि ट्विटर को आईटी नियमों का पालन करने के लिए काफी मौके दिए गए, लेकिन ट्विटर दिशा निर्देशों का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहा था। तो गाजियाबाद मामले में ट्विटर पर यह एफआईआर हुई है। ट्विटर के खिलाफ योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए गाजियाबाद पुलिस की ओर से एफआईआर इस मामले में अब दर्ज कर ली गई है। हालांकि इस मामले को लेकर सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है, लेकिन ट्विटर के खिलाफ ऐसा पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया हो। हालांकि ट्विटर का कहना है कि कार्रवाई जरूर हुई है, एफआईआर हमारे खिलाफ जरूर हुई है, लेकिन ट्विटर की तरफ से अभी भी इस पर कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा गया। दिल्ली में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी देते हुए कहा, दिल्ली में जल्द ही 5000 हेल्थ असिस्टेंट्स की भर्ती की जाएगी। इन हेल्थ असिस्टेंट्स को मेडिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली में अगर संभावित तीसरी लहर आती है तो मेडिकल प्रोफेशनल्स की कमी ना हो, इसीलिए यह कदम उठाया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इसी क्रम में दिल्ली सरकार ने पिछले करीब 1 महीने से तीसरी लहर से निपटने के लिए अलग अलग तैयारियां की है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि 5000 हेल्थ असिस्टेंट तैयार करने की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए 5000 युवाओं को 2-2 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी। युवाओं को यह ट्रेनिंग आईपी यूनिवर्सिटी दिलाएगी। सभी युवाओं को दिल्ली के 9 बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट में बेसिक ट्रेनिंग की सुविधा भी मिलेगी। केजरीवाल ने बताया कि इन युवाओं को ट्रेनिंग होने के बाद स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेगी। इन युवाओं को कोरोना मरीजों को मास्क लगाना, उन्हें ऑक्सीजन लगाना, सैनिटाइज करने जैसे बेसिक कामों की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इन लोगों को दिल्ली में अलग अलग अस्पतालों में जरूरत के हिसाब से आने वाले समय में भेजा जाएगा। गौरतलब है कि दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के बीच मरीजों को हॉस्पिटल बेड और मेडिकल प्रोफेशनल्स की कमी देखने को मिली थी। कोरोना की संभावित तीसरी लहर में इस तरह की कमी देखने को ना मिले, इसीलिए दिल्ली सरकार अभी से कोरोना के अलग अलग स्तर पर तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भले ही अगली साल होने हैं, लेकिन यूपी में सियासी पारा अभी से हाई है। दरअसल मंगलवार को बसपा के 9 बागी विधायकों का सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मिलना कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती को रास नहीं आ रहा है, जिसे लेकर ट्विटर पर अपनी भड़ास निकालते हुए उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि चाल, चरित्र और चेहरे, इन तीनों से ये पार्टी दलित विरोधी है। इसके अलावा ये पूरा वाकया जो किया जा रहा है वो पूरा केवल और केवल एक नाटक है। अब देखना यह है कि ये सियासी सरगर्मियां कब जाकर खत्म होती हैं। बीएसपी के बागी विधायकों को लेकर मायावती ने अखिलेश पर पलटवार किया है। दरअसल मायावती ने ट्वीट करते हुए समाजवादी पार्टी पर जोड़ तोड़ और जातिवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया।
साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह भी कहा है कि सपा की चाल, चरित्र और चेहरा दलित विरोधी है। साथ ही यह भी कहा कि ये यूपी में पंचायत चुनाव के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए की गई पैंतरेबाजी है। तो मायावती की ओर से ये जबरदस्त तरीके से पलटवार देखने को मिला है। अखिलेश यादव पर यह पलटवार किया, उनकी पार्टी के ऊपर उन्होंने हमला किया और उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही मायावती ने अपने बागी विधायकों को लेकर भी कहा है कि जो कुछ भी ये हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए और इससे ये साफ जाहिर होता है कि समाजवादी पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा किस तरीके से लोगों के सामने एक्सपोज हो गया है, ये हम सब देख रहे हैं। मैं शेर का बेटा हूं, ना पहले कभी डरा हूं और ना ही डरूंगा। यह कहना है चिराग पासवान का, जिन्होंने पार्टी की टूट के बाद आज पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने चाचा पर ही आरोप लगाए, साथ ही जेडीयू पर भी पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह पारिवारिक मसला था, परिवार में ही संभाल दिया जाना चाहिए था, लेकिन अब ये कानूनी लड़ाई चलेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी का संवैधानिक अध्यक्ष फिलहाल वही हैं। अगर चाचा चाहते तो उन्हें संसद में संसदीय दल का नेता बना देता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। तो अब देखना होगा कि एलजेपी पार्टी का भविष्य क्या होगा। लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी में फूट के बाद चिराग पासवान पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने चाचा पशुपति कुमार पारस पर निशान साधा। उन्होंने कहा कि पिता के निधन के बाद उन्होंने परिवार और पार्टी दोनों को लेकर चलने का काम किया। इसमें संघर्ष भी था, लेकिन जिन लोगों को संघर्ष का रास्ता पसंद नहीं आया उन्होंने धोखा दे लिया। खुद का शेर का बेटा बताते हुए उन्होंने कहा कि वो अपने पिता रामविलास पासवान की बनाई पार्टी के लिए लड़ेंगे। विभाजन के लिए उन्होंने जेडीयू को भी दोषी ठहराया। तो चाचा और भतीजे की ये लड़ाई अब जगजाहिर हो चुकी है और आज पहली बार चिराग पासवान मीडिया के सामने आए, जिसमें उन्होंने पशुपति पारस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जिस तरीके से चाचा ने पार्टी को तोड़ने का काम किया है ये अच्छी बात नहीं है। मैंने पूरी कोशिश की अपने पिता के निधन के बाद कि पार्टी को संभाला जाए, सभी लोगों को साथ लेकर चला जाए, लेकिन जिस तरीके से चाचा ने मेरे साथ किया है और इसमें चिराग पासवान को कहीं ना कहीं जेडीयू का हाथ भी लगता है। उनका कहना है कि विरोधियों की ये एक साजिश है जिसमें हमारे चाचा फंस गए। पंजाब में विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीने बचे हैं, तो वही ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। वही पार्टी में अंतर्कलह को सुलझाने के लिए पार्टी हाईकमान ने 20 जून को कैप्टन अमरिंदर समेत कई नेताओं को दिल्ली तलब किया है और पार्टी के अंदर चल रही कलह को सुलझाने की अध्यक्षता खुद सोनिया गांधी करेंगी। पंजाब में कांग्रेस के कई विधायक सीएम अमरिंदर सिंह से नाराज चल रहे हैं। वहीं विधायकों की नाराजगी को देखते हुए पार्टी हाईकमान ने फिर से सीएम अमरिंदर सिंह समेत पार्टी के कई विधायकों को दिल्ली बुलाया है। 20 जून को सीएम अमरिंदर सिंह समेत कई विधायकों को दिल्ली तलब किया गया है। सीएम अमरिंदर समेत सभी नेताओं से पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी खुद मुलाकात कर विधायकों की नाराजगी को दूर करेंगी। पंजाब कांग्रेस में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच की लड़ाई दिल्ली तक जा पहुंची है। हालांकि इससे पहले आपको याद होगा कि दिल्ली में किस तरीके से तमाम विधायकों ने कांग्रेस के डेरा डाला हुआ था। इसमें कई मंत्री भी शामिल थे। इस मसले को लगातार सुलझाने के लिए कमेटी का गठन भी किया गया था, लेकिन बाद में यह बात निकलकर सामने आई कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ही कांग्रेस पार्टी पंजाब में चुनाव लड़ेगी। लेकिन क्योंकि मामला सुलझा नहीं है और यही वजह है कि सोनिया गांधी की ओर से अब दोनों को, यानी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और इसके साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, दोनों को तलब किया गया है और बताया जा रहा है कि 20 जून को इन दोनों से ही सोनिया गांधी बातचीत करेंगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अंदर कलह के संकेत मिल रहे हैं। हालात ये हैं कि पार्टी के विधायकों के प्रमुख तक परेशान और असमंजस में हैं। दरअसल पार्टी की विधायक अग्निमित्रा पॉल जैसी नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वे करें तो करें क्या। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि शुभेंद्र अधिकारी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने से भी पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। वहीं कुछ नेताओं का तो ये भी कहना है कि क्या पार्टी के अंदर कोई चेहरा नहीं है जो भाड़े पर नेता लाकर काम चला रही है। एक तरफ जहां चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में नेता बीजेपी का रुख कर रहे थे, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में अपनी ही पार्टी में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है।
बताया जा रहा है कि बीजेपी पार्टी के विभागों के प्रमुख तक परेशान है और असमंजस की स्थिति में है। इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि कुछ नेता और कार्यकर्ता तो शुभेंदु अधिकारी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने से भी नाराज चल रहे हैं। तो बंगाल बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि हाल ही में मुकुल रॉय अपने बेटे सहित टीएमसी में वापसी कर गए और अब कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे बीजेपी के विधायक जो कतार में हैं और ममता बनर्जी की पार्टी को एक बार फिर से वो ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि घर वापसी उनकी भी हो सकती है। हालांकि इसके लिए अभी इंतजार किया जा रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में खेला होबे के लिए आगे भी तैयार रहना होगा। हालांकि बीजेपी भी इस बात को बखूबी समझती है और यही वजह है कि बीजेपी इस बात को गंभीरता से ले रही है। इससे पहले आपको याद होगा, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जो जगदीप धनखड़ हैं, यानी कि जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, उनसे बीजेपी के तमाम विधायकों ने मुलाकात की थी। तकरीबन 50 विधायक यहां पर पहुंचे थे शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में, शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में इन सभी ने मुलाकात की थी। लेकिन बताया जा रहा है कि 24 विधायक बीजेपी के इसमें नहीं पहुंचे और इसको लेकर कयास लगा जा रहा है कि ये सभी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। खासतौर पर यह भी कहा जा रहा है कि ये शुभेंदु अधिकारी से नाराज है और इस वजह से बीजेपी की मुश्किलें आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ सकती हैं। यानी कि अब कुछ उल्टा देखने को मिल रहा है। जहां चुनाव से पहले आपको याद होगा कि किस तरीके से लगातार टीएमसी में टूट की खबरें सामने आ रही थी, बड़े बड़े नेता टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे थे, लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद सब कुछ उलट हो गया और अब टीएमसी में वापसी की होड़ लग गई है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार सतर्क है। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन के नियमों को आसान कर दिया है। इसी के साथ ही अब आपको कोविन या किसी भी वेबसाइट के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, बल्कि सीधे वैक्सीनेशन सेंटर जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। आपको बता दें कि कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन को मजबूत हथियार माना गया है। देश में कोरोना की दूसरी लहर लगातार कमजोर पड़ रही है, लेकिन अभी भी खतरा बरकरार है। कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीन को सबसे कारगर हथियार माना जा रहा है। इसको लेकर देश भर में कोरोना टीकाकरण चलाया जा रहा है। देश में सभी वर्ग के लोग वैक्सीन आसानी से लगवा सकें, इसके लिए सरकार ने टीकाकरण के नियमों को और आसान बना दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को सुविधा देते हुए कोविन पर रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता को खत्म कर दिया और इसका मतलब यह हुआ कि अब कोई भी व्यक्ति अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र जाकर वैक्सीन लगवा सकता है, वहीं रजिस्ट्रेशन भी करवा सकता है। तो अब तमाम राज्य सरकार देश में कोरोना के वैक्सीन लगने के बाद कई घटनाएं सामने आई है। उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनकी वैक्सीनेशन की वजह से मौतें हुई हैं। आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को एक रिपोर्ट का खंडन किया है कि 16 जनवरी से 7 जून तक 488 लोगों की वैक्सीनेशन की वजह से मौत हुई है। देश में कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद तबीयत खराब होने की कई घटनाएं सामने आई हैं। इसके साथ ही वैक्सीनेशन के बाद कुछ लोगों की मौत होने का दावा भी किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को एक रिपोर्ट का खंडन किया कि 16 जनवरी से 7 जून तक 488 लोगों की मौत वैक्सीन की वजह से हुई। वैक्सीन लेने वालों में मौत का आंकड़ा 0.0002% है। तो वैक्सीन लगने के बाद तबीयत खराब की जो खबरें हैं इससे पहले सामने आ रही थी, लेकिन अब एक और बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है और कहा जा रहा है कि वैक्सीन लगने के बाद देश में पहली मौत हुई है। हालांकि इसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा सच्चाई नहीं है, क्योंकि अगर वैक्सीन से मौत के आंकड़े की अगर हम बात करें तो वो 0.002% है। यानी कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जिसकी वजह से, यानी कि कोरोना वैक्सीन की वजह से या तो उनको वो बीमार हुए, उनकी तबीयत खराब हुई या फिर मौत हुई है। हालांकि जो एक मौत की खबर सामने आ रही है उसे लेकर जरूर अब एक जो डर लोगों के मन में पहले बैठा हुआ था वो एक दोबारा से बन गया। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगर आपको कोरोना की लड़ाई को लड़ना है, कोरोना से आपको जंग जीतनी है, तो वैक्सीनेशन ही इसमें सबसे बड़ा हथियार है। चुनावी मौसम खत्म होते ही डीजल और पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। एक बार फिर पेट्रोल में 25 पैसे की बढ़ोतरी हुई तो वहीं डीजल 13 पैसे महंगा हुआ। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 96 रुपये प्रति लीटर के पार है, तो वहीं देश में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल भोपाल में बिक रहा है। भोपाल वासियों को पेट्रोल खरीदने के लिए 104.85 पैसे प्रति लीटर खर्च करना पड़ रहा है। तो वहीं माया नगरी मुंबई की बात करें तो मुंबई में 102 रुपये लीटर के पार पेट्रोल के दाम हो चुके हैं। वहीं बीते 26 दिनों की बात करें तो बीते 26 दिनों में पेट्रोल
₹6.34 महंगा हुआ तो वहीं डीजल के दाम में ₹6.63 की बढ़ोतरी हुई। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पेट्रोल के दाम में एक बार फिर से 25 पैसे का इजाफा हुआ तो वहीं डीजल के दामों में 13 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल दिल्ली वासियों को पेट्रोल के लिए ₹96.66 खर्च करने पड़ रहे हैं तो वहीं डीजल के लिए ₹87.41 प्रति लीटर इनको देने पड़ रहे हैं। देश में सबसे महंगा पेट्रोल भोपाल में बिक रहा है। भोपाल वासियों को पेट्रोल के लिए ₹104.85 चुकाने पड़ रहे हैं। तो देश की आर्थिक राजधानी की बात करें तो मुंबई में पेट्रोल ₹102.82 प्रति लीटर बिक रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं आपको बता दें कि कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए 5000 युवाओं को 2-2 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी और साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली के सबसे बड़े 9 मेडिकल इंस्टीट्यूट में युवाओं को ट्रेनिंग की सुविधा मिलेगी और इसके लिए 12वीं पास लोग आवेदन कर सकेंगे। राज्यों में जानलेवा कोरोना वायरस की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी शुरू कर दी गई है। दिल्ली सरकार भी कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दिल्ली में सरकार ने 5000 हेल्थ असिस्टेंट तैयार करने की योजना बनाई है। ये 5000 हेल्थ असिस्टेंट डॉक्टर और नर्स के असिस्टेंट के रूप में काम करेंगे। 17 जून इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है और हेल्थ असिस्टेंट की ट्रेनिंग 28 जून से शुरू होगी। इसके लिए 12वीं कक्षा पास वाले लोग भी आवेदन कर सकते हैं। देश के कई राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद बारिश का दौर शुरू हो गया है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून में थोड़ी धीमी आ गई है, वहीं 2-3 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। देश के कई राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है। गर्मी से जूझ रही दिल्ली वासियों को राहत मिली है। अब यहां कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि मौसम विभाग कि दिल्ली में मानसून की गति धीमी पड़ सकती है, लेकिन अगले 2-3 दिन तक बारिश होने की संभावना भी बनी हुई है। हिमाचल भाजपा की शिमला में हो रही 3 दिवसीय बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। हिमाचल भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताया कि सेवा ही संगठन भाग 2 की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें पूर्व में कोरोना काल के दौरान किस तरह से लोगों को मदद की गई और किन किन कमेटियों ने क्या क्या काम किए हैं, पूरा ब्यौरा आज जनता के सामने रखा। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह भी आज शिमला पहुंचे हैं। शिमला पहुंचने के बाद आज बैठकों का दौर जारी रहेगा और इसी दौरान विधायकों के रिपोर्ट कार्ड पर भी चर्चा की गई। यही नहीं, आने वाले दिनों में रोड मैप तैयार किया गया और राज्य में 3 उपचुनावों पर भी चर्चा की गई और प्रभारियों को नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। नूह बस अड्डा के समीप से नकली लाइसेंस, नकली वाहन रजिस्ट्रेशन बनाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से लैपटॉप के अलावा इत्यादि सामान बरामद किया है। इससे पहले भी नूह में वाहनों के नकली रजिस्ट्रेशन बनाने, लाइसेंस बनाने वाले लोगों का भांडाफोड़ हो चुका है। सीएम फ्लाइंग की इस कार्रवाई से इस तरह के काम करने वाले लोगों में कहीं ना कहीं भय है। इस गिरोह के अभी भी 3 सदस्य पुलिस पकड़ से बाहर हैं, जिनकी तलाश में नूह पुलिस जुट गई है। खोरी गांव के लोगों के सिर पर तोड़फोड़ की कार्यवाही की तलवार लटकी हुई है और इसी बीच एक दुखद खबर आई। बीती रात वहां एक बुजुर्ग ने अपना आशियाना टूटने के सदमे से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बुजुर्ग की मौत के बाद पूरा खोरी गांव सदमे में है और किसी तरह का तनाव ना पैदा हो, इसलिए सुबह से ही पूरा खोरी गांव छावनी में तब्दील हो गया है। प्रवेश से लेकर पूरे गांव में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। मियाद पूरी होने वाली है 3 दिन की। प्रशासन ने निर्देश दिए थे कि स्वतः ही 3 दिन के अंदर खाली कर लिए जाएं आशियाने, लेकिन अब वहां के लोग टस से मस होने को तैयार नहीं है और सरकार से लगातार
जो है जवाब मांग रहे हैं कि कोरोना काल में आखिर वे अपने बच्चों को, अपने परिवार को लेकर जाएं तो जाए कहां। साथ ही साथ बड़ा सवाल उन लोगों पर भी दाग रहे हैं कि आखिर जिन लोगों ने कथित रूप से सुविधा शुल्क लेकर उन्हें यहाँ पर बसाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, आखिर सरकार उन पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है। हमने आपको दिखाया कि तमाम बंदिशों के बाद किस तरह अरावली की सभ्यता को 2.5 अरब वर्ष पुरानी पर्वत श्रृंखला को माइनिंग के जरिए, अवैध तरीके से कंस्ट्रक्शन के जरिए समाप्त करने की एक साजिश चल रही है। इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद एक तरफ हमने सरकार की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा किया, तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये को भी कटघरे में खड़ा किया। अब ऐसे में इस खबर को दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन क्या कुछ माकूल कार्यवाही अरावली के इस पर्वत श्रृंखला में, जो कि बादशाहपुर से सोना की तरफ जाती है, इसके ऊपर अवैध फार्म हाउसों के ऊपर, या यूं कहें अवैध कंस्ट्रक्शन जो कि फार्म हाउस के तौर पर विकसित की जा रही है, पर कार्रवाई कर पाता है, यह जरूर देखने वाली बात होगी। खुद को महिला पुलिस बताकर 70 वर्षीय बुजुर्ग को ब्लैकमेल करने वाली 3 महिलाओं को थाना शहर पुलिस ने किया गिरफ्तार। इन महिलाओं ने जबरन घर में घुसकर पहले बुजुर्ग के कपड़े उतारे और खुद को महिला पुलिस बताते हुए उसका अश्लील वीडियो बनाया और बाद में उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर 50,000 रुपये ठग लिए। इतना ही नहीं, इन महिलाओं ने 50,000 रुपये लेने के बाद भी फिर से उसको धमकी दी और 5 लाख रुपए की डिमांड की। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है और इन्हें आज कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं पुलिस ने इनके कब्जे से 30,000 रुपये, आधार कार्ड और मोबाइल की रिकवरी की है। जहां एक तरफ बल्लभगढ़ शहर की एसडीएम अपराजिता अवैध निर्माण व अवैध पार्किंग के लिए कब्जे को लेकर गंभीर दिखाई दे रही हैं, तो वहीं शहर के पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह नशे को लेकर लगातार कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। लेकिन बल्लभगढ़ शहर के अम्बेडकर चौक पर बना यह सुलभ शौचालय कहीं न कहीं शहर के इन 2 ईमानदार अधिकारियों की मेहनत पर पलीता लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। बल्लभगढ़ एसडीएम व नगर निगम चाहे लाख दावे करे कि बल्लभगढ़ में सार्वजनिक जगहों पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन प्रशासनिक कार्यालयों से कुछ ही दूरी पर मौजूद बल्लभगढ़ के अम्बेडकर चौक पर बना यह सुलभ शौचालय प्रशासनिक अधिकारियों को खुली चुनौती दे रहा है कि जहां पड़ोसी की दुकान चलाने वाले ने अपना बिजली का जनरेटर रख अवैध निर्माण किया ही हुआ है, साथ ही इस अवैध निर्माण का इस्तेमाल नशेड़ी मिस्त्री लेबर शहर के युवा दिन भर गांजा, अफीम, चरस, नशे के इंजेक्शन व रात को अय्याशी के लिए भरपूर इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इस जगह की खबर शहर के लगभग हर सस्ता नशा करने वाले नशेड़ियों को है, जो बेधड़क होकर इस जगह का इस्तेमाल बखूबी करते हैं, चाहे वह दिन हो या रात। लेकिन शायद प्रशासन के कानों तक अभी तक इस अय्याशी के अड्डे की भनक नहीं पहुंची है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अपने कुशल नेतृत्व से बल्लभगढ़ के नागरिकों में के दिलों में जगह बनाने वाली बल्लभगढ़ एसडीएम अपराजिता बल्लभगढ़ के युवाओं को इस नशे से बचाने के लिए क्या कदम उठाती हैं, या इस सुलभ शौचालय पर बने हुए अवैध निर्माण पर वह नगर निगम क्या कार्रवाई करता है, जिसकी नाक के नीचे करोड़ों रुपए का घोटाला हो जाता है और उसे पता ही नहीं चलता। सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर स्थित औद्योगिक क्षेत्र में 250 से ज़्यादा मजदूरों को निकाल दिया गया है और निखिल फुटवियर कंपनी में काम करने वाले 250 मजदूरों ने सोनीपत पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट किया है। वहीं कर्मचारियों का और जो अन्य लोग हैं उनका यही कहना है कि पिछले 3 महीने से जो मालिक है उन्होंने उसकी सैलरी नहीं दी है और अन्य जो भत्ते हैं वो भी उनको नहीं मिले हैं। इसी को लेकर वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें उसका भत्ता मिले, ताकि वे अपना राशन और जो किराए पर रह रहे हैं उसका भुगतान कर सके। वहीं उन्होंने मांग करी है कि जो मालिक है, मालिक ने बगैर किसी नोटिस को दिए उनको निकाल दिया है। फिलहाल पूरे शहर में जो है प्रोटेस्ट किया गया है और बड़ा आंदोलन खड़ा करने की भी उन्होंने चेतावनी दी है। 5 माह से जिस शिकायत का समाधान नहीं हुआ था, रेवाड़ी के डीसी ने उसे रात में ही उसका समाधान करा दिया। हुआ यूं कि सेक्टर 3 में पिछले 5 माह से सीवर के ढक्कन नहीं थे, तो इसको लेकर कई बार जो यहाँ के निवासी थे उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों के पास शिकायत भी की, लेकिन समाधान नहीं हो पाया। बरसात जब आई रात को तो किसी ने जो है हादसे के बारे में, हादसा न हो जाए
इसकी एक व्हाट्सएप डीसी महोदय के फोन पर किया। उसी को लेकर डीसी महोदय ने त्वरित कार्रवाई की और अधिकारी को निर्देश दिए कि रात को ही सीवर पर ढक्कन लगाया जाए। 11:06 पर व्हाट्सएप पर डीसी को शिकायत मिली थी और 12 बजे यानी कि 1 घंटे बाद ही समस्या का समाधान हो गया। तो ये दो तस्वीरें हैं, एक लापरवाही की है तो दूसरी जिम्मेदारी की है। बल्लावड़ के गांव झाड़सैतली में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिछले 3 माह से ज्यादा समय से सीवर का गंदा पानी भरा हुआ है, लेकिन तमाम अधिकारियों के पास शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक उसका कोई हल नहीं निकला है। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर ग्रामीणों में खासा रोष बना हुआ है। आए दिन यहाँ पर सड़क हादसे हो रहे हैं जिनमें लोग आए दिन चोटिल हो रहे हैं और उनको अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। तो जनता रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।